आज फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई है संसद। मॉनसून सत्र में लगातार 7वें दिन शोर शराबे में कोई भी कामकाज नहीं हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को जमकर खरी खरी सुना दी। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। हंगामा, हंगामा और हंगामा। संसद में आज फिर हंगामा बरपा। कार्यवाही शुरू होते ही शोर शराबा, नारेबाजी शुरू हो गई। मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों में वही तस्वीरें दिखीं जो 6 दिन से दिखती रही हैं। क्या अंदर और क्या बाहर, विपक्ष ने डबल मोर्चा खोल दिया। अंदर नारेबाजी की तो बाहर विपक्ष ने बैनर तख्ती के साथ हल्ला बोल दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष एक्शन में आ गया। जासूसी कांड, ऑक्सीजन किसान और नए मसले, असम मिजोरम में खूनी संघर्ष को लेकर चर्चा की मांग होने लगी। विपक्ष का शोर बंद नहीं हुआ तो स्पीकर ओम बिरला विपक्षी के सांसदों पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, जनता ने आपको नारेबाजी और तख्तियां के लिए नहीं भेजा है। आप भी जाइए, अपने अपने इलाके की जनता की समस्याओं को यहाँ रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्तियों के लिए जनता ने आपको चुनकर नहीं भेजा था। मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, देश में अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। स्पीकर के ज्ञान का भी कोई असर नहीं हुआ। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा तो सदन की कार्यवाही बार बार रोकी गई। राज्यसभा में पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हो हल्ला किया। टीएमसी के सांसदों ने बेल तक आकर जमकर नारेबाजी की तो लोकसभा में भी यही हाल रहा। राज्यसभा में विपक्ष के नारेबाजी पर भी सभापति वेंकैया नायडू ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि संसद कानून बनाने और सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है, न कि हंगामा के लिए। रिपोर्ट ऑफ स्टैंडिंग कमिटी, रिपोर्ट ऑफ स्टैंडिंग कमिटी। आई एम नॉट गोइंग टू ऑब्लाइज, यू नो दैट यू कांट फोर्स मी लाइक दिस थ्रू अनडेमोक्रेटिक मेथड। मॉनसून सत्र को 7 दिन हो गए और 7वां दिन संसद हंगामे की भेंट चढ़ा। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के न चलने देने के लिए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस न चर्चा करती है और न सदन चलने देती है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस अवसर पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं और कर्तव्य भाव से देश की सेवा करूं। ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। संसद न चलने देने के लिए विपक्ष सरकार को और सरकार विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। दोनों में कोई भी बीच का रास्ता निकालने को तैयार नहीं। ऐसे में संसद का वक्त शोर शराबा में जा रहा है। मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। जासूसी कांड से लेकर किसान कानूनों तक हर मुद्दे पर विपक्ष सरकार को जमकर घेर रहा है। आज असम और मिजोरम का संघर्ष भी हुआ और एक और नया मुद्दा विपक्ष को मिल गया। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। चुनावी जंग में भले ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल आमने सामने हो, लेकिन सरकार के खिलाफ तीनों ने मोर्चा खोल दिया है। संसद में सदन के बाहर तीनों दलों ने बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने गांधी की प्रतिमा के सामने जासूसी कांड के साथ साथ किसानों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस प्रदर्शन में शरीक हुए। लोकतंत्र की हत्या मत करो। अरे पहले सदन में डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन होने के बाद अगर वो रिप्लाई देते उसको स्टेटमेंट कहते हैं। अपने आप पे जो चाहे वो बोल के चले जाना,
ये कोई डेमोक्रेसी में उसकी चर्चा है? डेमोक्रेसी में चर्चा होती है, फिर लोग बोलते हैं, मेंबर्स का सुन के उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट देते हैं उसको कोई वैल्यू है। वो सब चीजों को दबाना चाहते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे से ये चलाना चाहते हैं, और वो एक तरफ जासूसी कर रहे हैं, दूसरे तरफ किसानों को मवाली बोल रहे हैं। वो इस बात पे आमादा है कि लोकतंत्र सही तरह ना चले, पार्लियामेंट सही तरह ना चले। राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस आप सब जानते हैं। मॉनसून सत्र में वो विदेश घूमने जाते हैं, इस बार नहीं जा पाए, लेकिन उनकी इकलौती एक स्ट्रैटेजी ये रहती है कि किसी भी कारणवश से, चाहे वो कारण पैदा करना पड़े, मैन्युफैक्चर करना पड़े, पार्लियामेंट को न चलने दिया जाए। कभी सरकार के साथ चलने वाले अकाली दल ने भी किसानों की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। तख्ती लेकर अकाली दल के नेताओं ने तीनों कृषि कानून खत्म करने की मांग की। बाकी बातें बंद करके जो 550 किसान मर गए, रोज मर रहे हैं, आप पहले उस पर चर्चा करिए। किसानों के ये जो हालात पैदा हुए हैं, जहां हमारे पूरे राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि डिस्टेबलाइज एक राज्य को कर रहे हैं और एक से दूसरे से तीसरे गाली गलौज पे उतर आए हैं। झूठे जवाब देके बोलते हैं कि कोई मरा ही नहीं है किसान आंदोलन में। सो ये झूठ बोल रहे हैं। जी इन्होंने चर्चा करनी होती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? पंजाब के चुनाव पर नजर गड़ाने वाली आप आदमी पार्टी भी आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में दिखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमें अधिकार है कि 267 नोटिस के तहत हम किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठा सकते हैं। हमने किसानों का मुद्दा दिया, जासूसी का मुद्दा दिया। किसानों का मुद्दा जब देते हैं तो कहते हैं देश के अन्नदाता जो 8 महीने से आंदोलन पर हैं वो मवाली हैं। ये कौन कह रहा है? ये भारतीय बवाली पार्टी कह रही है कि किसान मवाली हैं, जो गर्मी में बैठे, बरसात में बैठे, ठंड में बैठे। 500 से ज्यादा किसान या तो अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं गरीबी के कारण। आप उनको मवाली कह रहे हैं? इसका मतलब ये तीनों काला कानून जो पूंजीपतियों के लिए लाया गया है, आप उन्हीं को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। देश के करोड़ों किसानों का मुद्दा और उनकी बात नहीं सुनना चाहते। सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है। डिस्ट्रक्शन के अलावा डिस्कशन से दूर भाग रहा है और बार बार हर दिन एक नया बहाना देश के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई ये करेंगे, अगर हम इस मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई प्रधानमंत्री जी करेंगे। रिप्लाई कौन करेगा, ये चेयरमैन साहब या स्पीकर साहब तय करेंगे या सरकार तय करेगी। विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाहती है उससे सरकार बचना चाहती है, और सरकार जो चाहती है वो विपक्ष नहीं चाहता। ऐसे में नहीं लगता कि खींचतान जल्द खत्म होगा और संसद की कार्यवाही शांति से चलेगी। मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। जासूसी के मामले पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां पर जमकर हंगामा किया। पुलिस को रोकने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। कांग्रेस का प्रदर्शन है इस वक्त। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं केंद्रीय, उनके घर के बाहर पिगेसस मामले पर दिल्ली कांग्रेस ने यहाँ धावा बोला है, हल्ला बोला है। अमित शाह के घर के ठीक बाहर यहाँ पर हालांकि जबरदस्त पुलिस बल मौजूद है, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से उनके घर तक पहुँचना चाहते हैं और पुलिस के साथ ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ रोका जाए, यहीं से गिरफ्तार करके भेजा जाए। और ये स्थिति अभी ठीक अमित शाह के घर के बाहर ये सुनहरी बाग रोड है, जहां पर इस समय कशमकश दोनों तरफ से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच। कांग्रेसी कार्यकर्ता इस समय पूरा दमखम दिखाते हुए, तो ये पिगेसस मामला है, जासूसी मामला है, जिसको लेकर के इस समय धक्का मुक्की, जोर जबरदस्ती
ठीक गृह मंत्री के घर से कुछ कदम की दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर इस समय साफ तौर पर दिखाई पड़ता हुआ। तो पूरी तरह से पुलिस ने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको पकड़ के अपनी तरफ से बसों में बैठाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ हम दिखाते हैं कि किस तरीके से एक तरीके से रस्सी के जरिए पूरी तरह से ये पूरा इलाका सील कर दिया गया है। साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि जो ये पूरा मामला है इसको यहीं पर खत्म किया जाए। तो ये एक तरीके से सुरक्षा चक्र गृह मंत्री के घर के बाहर बस की लेयर का एक लेयर और दूसरा ये रस्सी से तमाम कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोकने की पूरी कोशिश। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और अब खबर दिल्ली में राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च की। राहुल के ट्रैक्टर मार्च से दिल्ली का राजनीतिक पारा अचानक से काफी बढ़ गया है, चढ़ गया है। किसान आंदोलन एक बार फिर से केंद्र में आ गया, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी के पास ट्रैक्टर कहां से आया। देखिए। दिल्ली के अति संवेदनशील, अति विशिष्ट इलाके में ट्रैक्टर चलाते राहुल गांधी। राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च का ये वीडियो कल दिन भर सियासी घमासान का सबब बना। राहुल के इस ट्रैक्टर मार्च ने ठंडे पड़े किसान आंदोलन को अचानक संजीवनी दे दी। किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। किसानों पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक सवाल दिल्ली पुलिस को परेशान कर रही है कि आखिर राजधानी के विशिष्ट और अति सुरक्षित इलाके में राहुल गांधी के पास ये ट्रैक्टर पहुंचा कैसे। आखिर यहाँ तक आ रहे ट्रैक्टर पर किसी पुलिस वाले की नजर क्यों नहीं पड़ी। आज तक को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई दिनों से ट्रैक्टर मार्च की तैयारी चल रही थी। नई दिल्ली के इलाके में ट्रैक्टर को बड़े ट्रक में छुपा कर लाया गया था। इसे एक वीआईपी शख्स के घर लाया गया। ट्रैक्टर ट्रक में लाने के लिए एक सांसद की चिट्ठी का इस्तेमाल किया गया। चिट्ठी में बताया गया था कि ट्रक में सांसद का कुछ जरूरी सामान आ रहा है। दिल्ली पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें बड़ा ट्रक और ट्रैक्टर नजर आ रहा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पूरे मामले की तहकीकात के लिए दिल्ली पुलिस ने एक अलग टीम बनाई है। इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब दिल्ली में बारिश की खबर। थोड़ी सी बारिश हुई और दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया। दरअसल कुछ ही घंटों की बारिश में राजधानी दिल्ली में पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई दिया। सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां डूब डूब कर चलने लगी। धौला कुआं से एयरपोर्ट जा रही बस के अंदर पानी भर गया। लोगों को पैर उठाकर सीट पर बैठना पड़ा। ये बस है या स्विमिंग पूल। दिल्ली में दौड़ते इस बस में सैलाब घुस आया। लोग सफर कर रहे हैं, पैर पानी में डूबा है। जो बैठे हैं पैर उठाकर खुद को बचा रहे हैं। बस धौला कुआं से एयरपोर्ट जा रही थी। संगम विहार थाने में तो पानी की धार इतनी तेज है कि बहा कर ले जाए। अगर थाने तक पहुंचना हो तो रिपोर्ट लिखानी होगी, डूब कर जाना होगा। संगम विहार की गलियां लबालब हैं, कमर तक पानी है। कुछ तो इसी पानी में उतर कर चलने लगे हैं। ऑटो आधे डूब कर चल रहे हैं। कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली की सड़कें लबालब हो गईं। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि गाड़ियां डूब डूब कर चलने लगी।
दिल्ली के मथुरा रोड का हाल देखिए। सड़क पर दरिया है और गाड़ियां डूब डूब कर चल रही हैं। बसों के गेट तक पानी पहुंच जा रहा है। मेरठ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर पानी जमा हो गया। यह है दास्ताने दिल्ली एनसीआर की है। चंद मिनटों की बारिश, घंटे भर की भी बारिश नहीं है, और उसमें जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि कैसी व्यवस्था है और व्यवस्था क्यों चरमरा जाती है। पहले तो आप इस जल भराव को देखिए कि कैसे गाड़ियां इससे निकल करके जा रही हैं बमुश्किल, और इसकी वजह से अगर जाम ना लगे तो क्या। दूसरी तस्वीर, झरना की तरह से जो फ्लाईओवर है उससे पानी नीचे गिर रहा है, यानी जो व्यवस्था की गई है वहां पर कहीं पाइप टूटी हुई नजर आती है, पाइप भी फूटी हुई नजर आती है। यानी मॉनसून को लेकर के अलग अलग एजेंसियां बातें खूब करती हैं। दिल्ली का दिल इंडिया गेट पर भी सड़कों पर पानी भर गया। काफी देर तक गाड़ियां डूब डूब कर चल रही थीं। सड़कों पर पानी का कब्जा हुआ तो ट्रैफिक पर भी ब्रेक लग गया। गाड़ियां सरकने लगी। दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन लग गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में अभी बरसात होती रहेगी। कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश होगी। दिल्ली की मुसीबत उत्तराखंड के विकास नगर की ये तस्वीरें भी बढ़ा सकती हैं। भारी बारिश से विकास नगर में यमुना नदी उफान पर है। यमुना का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया है। डाक पत्थर बराज के 3 मुख्य गेट खोल दिए गए हैं। यहां से हर घंटे 10,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी हरियाणा के हथनी कुंड बराज के लिए छोड़ा जा रहा है। हथनी कुंड डैम हरियाणा में स्थित है। जब भी हथनी कुंड डैम में पानी भरता है तो वो दिल्ली के लिए मुसीबत बनता है। दिल्ली से कुमार कुणाल और अरविंद शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। बाढ़ और बारिश से महाराष्ट्र बेहाल है। कोल्हापुर, सांगली में बस्ती और गांव डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र की तबाही में अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन इलाकों में पानी उतरा वहां तबाही का दृश्य अब दिखाई दे रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है। जहां देखो सैलाब है, तेज धार है, डूबते शहर हैं, डूबती बस्ती है, पानी पानी गांव है। न सड़क का पता, न रास्ते का ठिकाना। हर तरफ पानी का प्रहार है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर का हाल बेहाल है। 2 दिनों के 500 मिलीमीटर की बारिश ने सब कुछ डुबो दिया है। कई इलाके लबालब हैं। गाड़ियां डूबी हैं, कहीं ट्रक पलटे हुए हैं। पानी इतना है कि गाड़ी पूरी की पूरी डूबी हुई है। जेसीबी मशीनों के भी बुरे हाल हैं। NH 48 पर कई जगहों पर 6 फीट पानी है। पंचगंगा नदी अब भी बेकाबू है। यहाँ 56 फीट से पानी 48 फीट पर आ गया। बारिश बंद होने से पानी कम हुआ तो तबाही के मंजर सामने आ गए। शहर के कई इलाकों में अब भी जल जमाव है। कई इलाकों में तेज धार में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कोल्हापुर के चिखली में हालात गंभीर हैं। कई इलाके डूबे हुए हैं। NDRF की टीम बोट पर रेस्क्यू कर रही है। अब बीमार शख्स को देख लीजिए। इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ नाव से अस्पताल ले जाने के लिए निकाला गया। कोल्हापुर में बाढ़ में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 लोग बचाए गए हैं, जबकि 42,000 से ज्यादा लोग शिफ्ट किए गए हैं। जिस गांव से हम आए उसका नाम वडांगे है। वहां से एक कोविड पेशेंट जो अभी जिसका ब्लड ऑक्सीजन डाउन हो गया है, तो इसको इमरजेंसी इवैक्यूएट करना है। इसलिए हम उसको अपने शिवाजी ब्रिज की तरफ ले जा रहे हैं, जहां से उसको बाय रोड एम्बुलेंस के थ्रू पहुंचाया जाएगा। सांगली की तस्वीर भी डराने वाली है। हर तरफ पानी ही पानी है। कई बस्ती, कई गांव लबालब हैं। घर बार डूब गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सेना को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने मंत्रियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नाव पर सवार होकर वो पीड़ितों से मिले, उनका हाल जाना,
हर संभव मदद का भरोसा दिया। शिरोली की तस्वीरें डराने वाली हैं। ऐसा लग रहा है मानो शहर में समंदर उतर आया हो। एनडीआरएफ की टीम तेज धार में राहत और बचाव में जुटी है। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी बचाया जा रहा है। अब देखिए रेस्क्यू टीम ने ढाबे की बालकनी में डूब के एक कुत्ते को कैसे बचाया। वो भूखे प्यासे 4 दिनों से यहाँ फंसा हुआ था। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, भारी बारिश और बाढ़ से गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाके लबालब हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में बस्ती की बस्ती, गांव के गांव डूब चुके हैं। राहत के लिए सेना की मदद लेनी पड़ रही है। महाराष्ट्र ही नहीं, मूसलाधार बारिश का कहर गुजरात और मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। नदी नाले उफान पर हैं, कई इलाके लबालब हैं, घर बार सब डूबे हुए हैं। भरूच के झधडिया में नर्मदा नदी में ऐसा उफान आया कि नदी में काम कर रही जेसीबी मशीन ही बहने लगी। अचानक बढ़े पानी में जेसीबी ऑपरेटर फंस गया। जान की आफत आ गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने वक्त पर हिम्मत दिखाकर जेसीबी ऑपरेटर को बचा लिया। गुजरात के जामनगर जिले में भी भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। छतर गांव में भी सड़क पर ऐसा पानी उमड़ा कि जेसीबी और उसका ड्राइवर पानी में बह गए। जामनगर में एक शख्स मौत की उफनती लहरों के बीच फंस गया। कालावड़ तहसील में नदी में अचानक पानी बढ़ गया और ये शख्स सैलाब के बीच गिर गया। वो तो गनीमत रही कि गांव वालों ने वक्त रहते इसको बचा लिया। मध्य प्रदेश के बैतुलगाड़ा घाट नदी उफान पर है। बुरहानपुर रोड पर अब नदी की धार बहने लगी है, तो लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करने लगे। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से राजस्थान के बारा में पार्वती और काली सिंध नदी उफान पर हैं। बांध के 6 गेट खोले जाने से नदी के पानी में उबाल आ गया है। 18 गांव टापू में बदल गए हैं। कई पुलिया डूब गई। छबरा मंडी भी डूब गया। शेड में रखे अनाज गीले हो गए। इलाके के कई घरों में भी पानी घुस आया। पाली में अंडर ब्रिज में पानी भर गया। एक ट्रक वाले ने पानी में ट्रक निकालने की हिमाकत की तो फंस गया। बाद में घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक सवार को निकाला गया। फोन, लॉकर और प्लान बी। जी हां, अश्लील फिल्म बनाने
और उनसे करोड़ों की कमाई करने के मामले में राज कुंद्रा पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और नए नए राज भी लगातार सामने आ रहे हैं। नया खुलासा राज कुंद्रा के मोबाइल फोन को लेकर हुआ। राज कुंद्रा ने फरवरी में अपना फोन बदला था, तो आखिर क्या है वो फोन वाली मिस्ट्री, हम आपको दिखाते हैं। वैसे आज ही 14 दिन के लिए जेल राज कुंद्रा को अदालत ने भेज दिया है। कुंद्रा ने बदला था अपना मोबाइल फोन। कुंद्रा के मोबाइल में थे कई राज। पॉर्न फिल्म वाले गुनाह का सच सामने आने वाला है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले से जुड़े हर राज से पर्दा हटता जा रहा है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा सुन लीजिए। अब तक हर कोई जान चुका है कि इसी साल फरवरी में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्में बनाने और उसे बेचने वाले रैकेट को दबोचा था। उसी रैकेट की फांस कुंद्रा तक पहुंची, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसी मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में शामिल अधिकारियों के मुताबिक फरवरी में पॉर्न फिल्म वाले रैकेट का सच सामने आते ही राज कुंद्रा ने अपने फोन बदल दिए। पहले से जो फोन कुंद्रा के पास था उसे बदलकर नया ले लिया। अब पुलिस उस पुराने फोन को तलाश रही है। कुंद्रा से उसकी जानकारी जुटा रही है ताकि पुलिस आरोपों को साबित कर सके। सवाल है कि आखिर कुंद्रा के फोन में कौन से राज छिपे थे। मामले का खुलासा होते ही कुंद्रा ने अपना मोबाइल फोन क्यों बदला? क्या कुंद्रा को अश्लील फिल्म वाला भेद खुलने का डर था? क्राइम ब्रांच के मुताबिक जब फरवरी में पॉर्न रैकेट केस सामने आया तो राज कुंद्रा ने अपना एक फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके साथ साथ इस केस से जुड़े कई अहम सबूत भी नष्ट हो गए। ये तो कुंद्रा के फोन से जुड़ा खुलासा था। अश्लील फिल्मों के राज से जुड़ा एक और खुलासा भी जान लीजिए। पॉर्न फिल्मों के रैकेट के गुत्थे सुलझाने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी करती रही है। उसी दौरान एक और खुलासा हुआ है। एक हिडन लॉकर का पता चला है जो कुंद्रा के दफ्तर से बरामद हुआ। शनिवार को पुलिस ने अंधेरी वेस्ट में कुंद्रा की वियान कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की, तभी उस लॉकर का पता चला। उस लॉकर को छिपा कर रखा गया था। पहली बार की छापेमारी में उस लॉकर का पता नहीं चल सका था। अब उस लॉकर से बिजनेस से जुड़े कई टॉप डॉक्यूमेंट मिले हैं। क्राइम ब्रांच उन सभी कागजातों की पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि सभी कागजात पैसे के लेन देन और बिजनेस से जुड़े हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश की जानकारी भी मिली। अश्लील फिल्मों के रैकेट से जुड़ा एक और खुलासा भी जान लीजिए। ये है कुंद्रा का प्लान बी। राज कुंद्रा को लगने लगा था कि अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। फरवरी में ही शक के बादल मंडराने लगे थे। इसी वजह से कुंद्रा ने अपना प्लान बी भी तैयार कर लिया था। जांच के दौरान बरामद कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुंद्रा के अंधेरी वेस्ट वाले दफ्तर से पुलिस ने 120 एडल्ट फिल्में बरामद की। हॉटशॉट पर खुलासे के बाद दूसरा ऐप बनाया जाना था। उसी पर अश्लील फिल्मों का कारोबार किया जाना था। छापेमारी में जो सर्वर मिला उससे बड़ी मात्रा में डेटा के डिलीट किए जाने की भी खबर है। बताया जाता है कि उस सर्वर तक 2 से 3 लोगों की पहुंच थी। इन 3 खुलासों के बाद से राज कुंद्रा की मुश्किल और बढ़ गई है। हालांकि आज अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंबई पुलिस अब तक राज कुंद्रा से 7 दिनों तक कड़ी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन जैसे ही मंगलवार को अदालत में राज कुंद्रा को पेश किया गया तो वैसे ही मुंबई पुलिस ने 7 और दिन की कस्टडी मांग ली। इसका पुरजोर विरोध किया बचाव पक्ष ने। उनका कहना था कि जिस मामले में गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए थे उसमें इतनी लंबी कस्टडी क्यों दी जा रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जैसे ही राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उनके वकीलों ने तुरंत जमानत की अर्जी डाल दी। अब इस अर्जी पर सुनवाई बुधवार को होगी। कैमरामैन सुनील वैद्य, सौरभ बख्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक। राज कुंद्रा को अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी परेशान। शिल्पा से भी क्राइम ब्रांच पूछताछ कर चुकी है और हर बार शिल्पा ने अपने पति का बचाव किया है, लेकिन शिल्पा की परेशानी परिवार की इज्जत और व्यापार को लगे जबरदस्त झटके को लेकर कहीं ज्यादा है।
जब फूट फूट कर रोई शिल्पा शेट्टी। कुंद्रा को देखकर शिल्पा का फूटा गुस्सा। नाराजगी के बाद भी शिल्पा ने किया कुंद्रा का बचाव। शिल्पा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका परिवार ऐसे सुर्खियों में रहेगा। नहीं सोचा होगा कि उनके परिवार को भी पुलिसिया कार्रवाई से गुजरना होगा। लेकिन राज कुंद्रा पर लगे संगीन आरोपों के बाद से शिल्पा परेशान है। चंद रोज पहले की बात है कि शुक्रवार को जोह स्थित शिल्पा के घर पहुंची थी क्राइम ब्रांच की टीम। करीब 6 घंटे तक टीम वहां रही। पति राज कुंद्रा पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर शिल्पा का बयान दर्ज किया। सूत्र बताते हैं कि राज कुंद्रा को देखकर वो फूट पड़ी। उनकी आंखों से आंसू निकल गए। शिल्पा कुंद्रा पर चीखें चिल्लाई और पूरे विवाद के लिए कुंद्रा से नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मामले की वजह से परिवार बदनाम हुआ है। कई बिजनेस डील और इंडोर्समेंट्स रद्द हो गए हैं। परिवार इसकी सजा भुगत रहा है। सूत्रों के मुताबिक जब राज कुंद्रा को लेकर उनके घर पर पुलिस पहुंची तो शिल्पा शेट्टी ने रोते हुए राज कुंद्रा से कहा कि इस केस की वजह से परिवार का नाम खराब हुआ है। राज कुंद्रा ने जवाब में कहा कि ये केस स्टैंड नहीं होगा और वो इरोटिका मूवीज बनाते थे, पोर्नोग्राफिक नहीं। शिल्पा गुस्से में थी, लेकिन तभी क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा ने शिल्पा को सफाई भी दी। तब कुंद्रा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अश्लील फिल्म के मामले में वो पूरी तरह बेगुनाह हैं। उन पर तमाम आरोप बनते ही नहीं। उन्होंने कभी पॉर्न फिल्में नहीं बनाई, सिर्फ इरोटिक फिल्में ही बनाई हैं। 6 घंटे की इस मैराथन पूछताछ और तलाश के दौरान शिल्पा शेट्टी ने पति की सफाई के बाद उनका साथ भी दिया। क्राइम ब्रांच ने शिल्पा से कई सवाल दागे। जांच अधिकारियों ने पूछा कि शिल्पा कब से वियान कंपनी की डायरेक्टर थीं? क्या शिल्पा को पोर्नोग्राफी रैकेट के बारे में कुछ पता था? साल 2020 में शिल्पा ने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा क्यों दे दिया था? शिल्पा ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को बताया कि उनका हॉट शॉट मामले से कोई लेना देना नहीं है। कुंद्रा का बचाव करते हुए शिल्पा बोली कि कुंद्रा अश्लील फिल्म बनाने में शामिल नहीं थे। शिल्पा क्राइम ब्रांच को अपनी सफाई दे चुकी हैं, अपना और अपने पति का बचाव कर चुकी हैं। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी की माने तो फिलहाल शिल्पा की कोई भूमिका सामने नहीं आई है, यानी उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। इसलिए अब उनसे दोबारा पूछताछ नहीं होगी। लेकिन राज कुंद्रा के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। राज कुंद्रा जेल में है, शिल्पा शेट्टी परेशान हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच पॉर्न फिल्म के इस पूरे रैकेट को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहती है और इसीलिए अब उसके अर्थतंत्र पर चोट की तैयारी क्राइम ब्रांच ने कर ली है। साथ ही साथ अन्य कई लोगों से भी क्राइम ब्रांच सवाल जवाब करना चाहती है। लिस्ट तैयार है। अश्लील फिल्मों के काले कारोबार पर राज कुंद्रा भले ही कितनी सफाई दें, भले ही शिल्पा शेट्टी फिल्मों के ग्रेड गिनाकर राज कुंद्रा का बचाव करे, लेकिन मुंबई पुलिस ने पॉर्न रैकेट के पीछे छिपे एक एक चेहरे से नकाब उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। क्राइम ब्रांच टीम वो तमाम कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं जो इस पॉर्न फिल्मों के रैकेट को बेनकाब कर देंगी। उसी कड़ी का हिस्सा हैं ये 2 अभिनेत्रियां, शर्लिन चोपड़ा और गहना वशिष्ठ। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों को पूछताछ का समन भेजा, लेकिन अब तक वो सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर नहीं हुई। पिछले दिनों में प्रॉपर्टी सेल ने कई ऐसे केस के आरोपियों को बुलाया है जो बेल पर बाहर है। ऐसे ही गहना वशिष्ठ से भी जानकारी हासिल करना चाह रही थी, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से गहना वशिष्ठ अभी तक क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर नहीं हुई है। वहीं शर्लिन चोपड़ा ने क्योंकि राज कुंद्रा के खिलाफ पहले भी कंप्लेंट की है, इसीलिए एक गवाह के तौर पर शर्लिन चोपड़ा को क्राइम ब्रांच ने इस केस में समन किया है। गहना वशिष्ठ से पूछताछ राज कुंद्रा के केस में बेहद अहम हो सकती है, क्योंकि पॉर्न रैकेट की जड़ें काटने में जुटी मुंबई पुलिस को उस वक्त के कुछ व्हाट्सएप चैट हाथ लगे हैं जो संकेत करते हैं कि इस काले धंधे में गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी से कितने लोग परेशान हो उठे थे। ठाकुर, गहना गिरफ्तार हो गई है, मुझे 8 लाख रुपए चाहिए आज रात तक उसको छुड़वाने के लिए। अननोन, लेकिन बैंक से निकालेंगे कैसे? अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, आप बताओ क्या करूं? ठाकुर, मीडिया ने न्यूज पब्लिश कर दी है, ये अब लंबा लफड़ा है।
ठाकुर। नहीं, अब तक तो नहीं, पर वो कोर्ट में जाएगी तो सबका नाम बक देगी। हॉट शॉट्स तुम्हारा न्यूफ्लिक्स निकालना तो पड़ेगा उसको, वरना पता नहीं ये मुसीबत क्या मोड़ लेगी। ये बातचीत दो लोगों के बीच की है, जिसमें एक का नाम ठाकुर है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसकी पहचान यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव के तौर पर की है, जो फिलहाल फरार है। अरविंद कुमार श्रीवास्तव इस केस में मुंबई पुलिस के लिए एक पहेली की तरह रहा है। पहले तो ये पहचानना कि श्रीवास्तव और यश ठाकुर एक ही आदमी है, दूसरा ये बात की जानकारी कि बहुत आरोपियों ने इस केस में उसके साथ डील किया है, लेकिन किसी ने भी अब तक उसकी शक्ल नहीं देखी। व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के ठीक अगले ही दिन यानी 8 फरवरी को पुलिस ने उमेश कामत को गिरफ्तार कर लिया था। कामत से पूछताछ में मिले सुरागों पर काम करके ही मुंबई पुलिस राजकुंद्रा तक पहुंची और बात गिरफ्तारी तक पहुंच गई। पॉन मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जिक्र किया है, जिसमें हॉट शॉट के बाद बनाई गई नई कंपनी बोली फेम से होने वाले मुनाफे का जिक्र है। राजकुंद्रा ने उस वक्त बोली फेम को अपना प्लान बी बताया था, जब हॉट शॉट को गूगल और एप्पल ने बंद कर दिया था। लेकिन पॉर्न फिल्मों से होने वाली मोटी कमाई की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने अब फाइनेंशियल ऑडिटर को भी नियुक्त कर दिया है, जो इस मामले में पूरे मनी ट्रोल का खुलासा करेगा। मुंबई से विद्या, सौरव वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।